कभी इमिग्रेशन को लेके, कभी स्टूडेंट के ऊपर लेके। तो मैंने एक प्रोफेशनल को ही लेके आया हूँ जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, पिछले 11-12 साल से यहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इंडिया से ही सीधे कोई केयर होम की स्पॉन्सर जॉब पैसे दे के खरीद रहे हैं। या सेकंड केस ये है कि जैसे स्टूडेंट्स बन के यूके आए हैं, यहाँ पे अपना वीज़ा कन्वर्ट कर रहे हैं, केयर होम में पैसे दे के स्पॉन्सर जॉब ले रहे हैं। इज़ इट अ गुड थिंग? जब आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें एक प्रोविज़न होती है, दे आर डीलिंग टैकलिंग इट अंडर मॉडर्न स्लेवरी एक्ट, जिस पे ये कदम उठा रहे हैं ये रोकने के लिए। बट बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट से ही कि अगर अपना पोस्ट स्टडी वीज़ा ले लिया है, 2 साल कंप्लीट कर लिया और उनको कोई स्पॉन्सर जॉब नहीं मिला, तो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर द स्टूडेंट? वेलकम बैक टू आवर चैनल रिच एंड सौरभ वर्ल्ड। और सौरभ है आज मेरे साथ एंड वी हैव मिस्टर विनीत। हेलो। तो मिस्टर विनीत आज हमारे साथ एक छोटा सा कहते हैं ना इंट्रोडक्शन राउंड करेंगे और इंटरव्यू भी हम इनका करेंगे क्योंकि इनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। पहले तो वनीत के बारे में बता दिया जाए। वनीत क्या है? यहाँ पर एक सॉलिसिटर है, इमिग्रेशन लॉयर और क्या क्या चीज़ें? लैंडलॉर्ड और टेनेंसी, जो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं आपके लैंडलॉर्ड के साथ को या फिर टेनेंट के साथ, तो ये सारी चीज़ें वनीत कवर करते हैं। वनीत का लिंक भी आपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे कि अगर आपको उनको कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। देखो पैसे लेंगे कि नहीं वो उनके ऊपर है, हम आपको लाइक इफ यू आर इन नीड और वो आपकी हेल्प करना चाहे तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि यू कैन ऑल्सो पे तो वो आप उनसे बात कर सकते हैं बिकॉज दे आर अ प्रोफेशनल्स हियर। तो हमें सोचा कि एक बार इनसे बात करके आप लोगों के साथ एक लाइक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए कि जो बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि इमिग्रेशन लॉयर भी है, कंसल्टेंट भी है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हो। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आज मैं वही इनसे पूछने वाला हूं। सबसे पहले ना इनके बारे में पूछ लेते हैं कि ये कितने साल पहले यूके आए थे? ठीक है, मैं आया था 2007 में। और इंडिया में भी लॉयर कर रहे थे और यहाँ भी कर रहे हो, दोनों जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हो आप? हाँ, मैं इंडिया में भी एडवोकेट एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, रजिस्टर्ड, और यहाँ पे भी हूँ फ्रॉम 2011 से। को ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं लोगों के, कभी इमिग्रेशन को लेके, कभी स्टूडेंट के ऊपर लेके। तो मैंने सोचा है कि मैं कोई आंसर ना इतना अच्छे से नहीं दे सकता, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि बिल्कुल सही लीगल राइट ना हो। तो मैंने एक प्रोफेशनल को ही लेके आया हूँ जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, पिछले 11-12 साल से यहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उनके जवाब तो एकदम सही होंगे। और क्योंकि वो लोगों को ये सारी राय देते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ना कम से कम हर बंदा हमसे पूछ ही रहा है और स्टूडेंट के रिलेटेड है कि अभी ना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि स्टूडेंट के लॉ चेंज हो रहे हैं, कि पोस्ट स्टडी वीज़ा कैंसिल होने वाला है, कि अभी ना ILR के 5 साल की जगह पे 8 साल लगने वाले हैं। तो आपका क्या मतलब, आपको तो परफेक्टली पता है कि क्या लॉस क्या हैं, तो आप बता सकते हैं? सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के वीज़ा को चेंजेस आए हैं अभी जुलाई से, इस ईयर से इन्होंने ये चेंज किया है कि जो पोस्ट स्टडी पहले होता था, जो मास्टर्स करने आता था वो अपने डिपेंडेंट्स ले आ सकता था सभी, बट इन्होंने जुलाई दिस ईयर से चेंज हो गया। ओनली रिसर्चर्स PhD जो करने आ रहे हैं रिसर्च, सिर्फ दे कैन ब्रिंग देयर फैमिलीज डिपेंडेंट्स। अब जो मास्टर्स करने आ रहे हैं दे कैन नॉट ब्रिंग एनी वन विद दैम एज देयर डिपेंडेंट्स, राइट। सो पहला मेजर चेंज ये हुआ है। और बाकी जो आवर्स का है वो अभी भी 20 आवर्स कर सकते हैं मास्टर्स जो डिग्री कर रहा है, ठीक है, फुल टाइम, और रिसर्चर भी कर सकते हैं 20 आवर्स। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। पोस्ट स्टडी वीज़ा अभी भी है, तो जो फिनिश करेगा सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द कोर्स, ठीक है, दे कैन गो फॉर दिस पोस्ट स्टडी 2 years वीज़ा। और जो ILR है, जो बेसिकली जो PR है, वो 5 साल की जगह 8 साल होने वाला काफ़ी न्यूज़ में आता रहता है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ये बोलते रहते हैं। वो चेंज हो चुका है कि नहीं हो चुका है या होने वाला है? देखिए, जो न्यूज़ में आ रहा है या बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ नॉट इफ़ेक्टिव। ये कंसल्टेशन चल रही है क्योंकि ये ऋषि सुनक जो गवर्नमेंट है, दे हैव टू कीप द नंबर्स डाउन इन द नेट इमिग्रेशन, ठीक है, दे आर फाइंडिंग न्यू वेज टू कट डाउन द इमिग्रेशन। उसमें से भी ये है कि ILR या PR कैसे डिले कर दिया जाए, जो कि 5 साल है उसको 8 साल कर दिया जाए। बट अभी ये सिर्फ कंसल्टेशन स्टेज में है, कुछ नहीं हुआ है। जब कानून एक बार लागू होता है इट गेट्स इफेक्टिव फ्रॉम द वेरी डेट जब ये होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा स्पेकुलेशन ना करें। क्वेश्चन है कि अगर आपको यहाँ पर PR लेनी है तो मतलब काफ़ी लोग के साथ ये आता है कि अगर मैं यहाँ पर आके अपना किड कर लूँ यहाँ पर UK में तो बच्चे को पासपोर्ट मिल जाएगा? राइट। इसमें से ये है, जब बच्चा यहाँ पे बोर्न होता है UK में, वन ऑफ द पेरेंट्स हैव टू बी आइदर सेटल स्टेटस ILR या सेटल स्टेटस अंडर EUSS, यूरोपियन स्कीम के तहत हुआ है, सेटलमेंट स्कीम के तहत सेटल स्टेटस है, या ILR है, या ब्रिटिश पासपोर्ट है, वन ऑफ द पेरेंट्स।
तब जो बच्चा पैदा हुआ है ही कैन ऑटोमेटिकली रजिस्टर एज ए ब्रिटिश। अगर माता पिता जो पेरेंट्स में से किसी का भी सेटल स्टेटस नहीं है तो बच्चा डिपेंडेंट वीज़ा लेगा, और वो भी जब तक वो नहीं हो जाते पेरेंट्स सेटल्ड, उसको ना सेटल स्टेटस मिल नहीं सकता। वंस दे आर टू गेट सेटल स्टेटस देन दे कैन मूव ऑन टू गेटिंग ब्रिटिश पासपोर्ट। ओके, तो इसी के रिलेटेड एक और है, समझ लो कि अगर कोई आया 5 इयर्स का, ऑलरेडी 4 ईयर यूके में रह चुके हैं पेरेंट्स, तो अब जाके अगर बच्चा पैदा होता है, मतलब किड होता है, तो 1 साल के बाद उसको मिल जाएगा? ये है कि जब बच्चा बोर्न उसका जब पैदा होता है वो देखा जाएगा स्टेटस। तो बच्चे को भी 5 साल पूरे कवर करने हैं? पर इस स्टेज में माँ बाप क्या कर सकते हैं, जो 4 साल हो गए हैं या 1 साल रह गया, कुछ समय रह गया, तो क्या करते हैं, अगर उन्होंने यूके से बाहर नहीं जाना है तो उसको ऐसे ही रखते हैं, कोई विदाउट एनी वीज़ा स्टेटस और इमिग्रेशन स्टेटस। जब वो अपनी ILR करते हैं अप्लाई, दे कैन ऐड देयर डिपेंडेंट एज लॉन्ग एज बच्चा यूके बोर्न है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट यूके का है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कहते हैं वो यूके का है। तो माँ या बाप जब भी ILR अप्लाई करेगा तो बच्चे को ऐड कर सकता है सीधा डायरेक्टली ILR के लिए। तो बेसिकली आप बोलना चाह रहे हैं कि बच्चे का पासपोर्ट ना अप्लाई किया जाए? बच्चा इज़ नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट पासपोर्ट। एड ऑन टू करना चाहूँगा, बच्चा वहीं पे पासपोर्ट के लिए एलिजिबल है जहाँ माँ बाप ब्रिटिशर हैं या सेटल स्टेटस के हैं। जब बच्चा पैदा हुआ तब डायरेक्टली उसको रजिस्टर किया जा सकता है एज ए ब्रिटिश और उसका पासपोर्ट अप्लाई किया जा सकता तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब अभी काफ़ी लोग ना क्या कर रहे हैं कि इंडिया से ही सीधे कोई केयर होम की स्पॉन्सर जॉब पैसे दे के खरीद रहे हैं, या सेकंड केस ये है कि जैसे स्टूडेंट्स बन के यूके आए हैं, यहाँ पे अपना वीज़ा कन्वर्ट कर रहे हैं केयर होम में, पैसे दे के स्पॉन्सर जॉब ले रहे हैं। इज़ इट अ गुड थिंग टू डू? राइट। पहले स्टूडेंट की बात करेंगे। स्टूडेंट का जैसे जुलाई दिस ईयर से इन्होंने चेंज कर दिया है, जब तक स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करता वो अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकता, उसको अपनी कंप्लीट करनी है एजुकेशन। अब देयर इज़ नो लॉन्गर दिस ऑप्शन टू गेट योर स्टूडेंट वीज़ा स्विच टू वर्क वीज़ा विदाउट फिनिशिंग योर एजुकेशन फर्स्ट। तो पहली बात ये हैगी, अगर बच्चा स्टूडेंट आ जाता है पढ़ने के लिए, जो कि मोस्टली ये हो रहा था यहाँ पे, 1 सेमेस्टर करते थे, आते थे, सीधा ही काम ढूंढते थे, सीधा स्विच कर लेते थे टू वर्क वीज़ा। इस पे जो यूके इमिग्रेशन है उनका ये था, दे आर नॉट सेलिंग द एजुकेशन, और एजुकेशन के लिए नहीं आ रहे हैं, दे आर सेलिंग द बैक डोर एंट्री टू वर्क और सेटलमेंट इन द यूके। वो इन्होंने बंद कर दी है। इनका आर्गूमेंट ये था कि जो एजेंट्स हैं दे आर सेलिंग द सेटलमेंट नॉट एजुकेशन, तो उनको वर्क वीज़ा सेल किया जा रहा है थ्रू द बैक डोर। तो उन्होंने ये कम्प्लीटली बंद कर दिया। स्टूडेंट फिनिश करो अपनी स्टडीज़, उसके बाद यू कैन स्विच। एंड सेकंड, केयर होम वालों के लिए देखिए बड़ी ये चल रहा है आजकल, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं केयर होम वर्कर्स, बट उनको यहाँ पे असल में जॉब नहीं होती। दे पेइंग सम एजेंट्स आइदर इन देयर होम कंट्री और यूके टू गेट द वीज़ा, बट यहाँ पे उनको पता लगता है देयर इज़ नो जॉब, और यहाँ पे सिर्फ उनके वीज़ा दे दिया जाता है पर कोई काम नहीं है, ठीक है। दे आर लेफ्ट अलोन ऑन देयर ओन इन द यूके। तो ऐसा मत करें, आप प्रॉपर रूट से आएँ, काम है प्रॉपर डायरेक्टली एम्प्लॉयर से बात करें। एजेंट्स को आई वॉन्ट रिकमेंड कि एजेंट्स ये जो ऐसे पैसे लेके वीज़ा लगाते हैं इनके थ्रू आएँ, क्योंकि यू हैव टू गो बैक, और आप पैसा यू कैन लूज़ द मनी जो आप एजेंट्स को दे रहे हैं, यू लेफ्ट विद नो मनी एंड नो वर्क एंड नथिंग, एंड यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। और एक बार आपका वीज़ा नहीं है तो यूके वाले डिपोर्ट कर देते हैं आपको, विद इन 60 डेज़ आपका वीज़ा कर्टेल हो जाएगा और आपको कहा जाएगा वापस चले जाओ with the debt or whatever you have paid the agent. Another question on this one again, मतलब कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी स्विच कर चुके हैं एंड वी आर हियरिंग अ लॉट ऑफ बैड स्टोरीज़ के उनको 40 आवर की जगह पे 70 आवर काम किया जा रहा है, पैसे उनको दिए नहीं जा रहे, तो ऐसे केसेस पे क्या करना चाहिए? ऐसे देखिए, जब आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें एक प्रोविज़न होती है आप वर्किंग टाइम रेगुलेशन, ठीक है, कि यहाँ पे आपको फोर्स नहीं किया जा सकता मोर देन 48 आवर्स पर वीक आप काम करवाने के लिए। बट अगर आप उसको ऑप्ट आउट कर जाते हो वर्किंग टाइम रेगुलेशन में, तो योर एम्प्लॉयर इज़ फ्री टू गिव 70-80 आवर्स बिकॉज यू आर आउट ऑफ दैट प्रोटेक्शन विच गवर्नमेंट हैज़ गिवन यू। तो आप पहले एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चेक करिए, अगर आपको लग रहा है कि ये ऑप्ट आउट किया गया विदाउट योर नॉलेज और कंसेंट, तो आप इसको चेंज करवाइए। और ये जो ये आपने बताया 70-80 आवर्स कर रहे हैं, ये यूके सरकार को मालूम है कि ये हो रहा है किस मिसयूज़,
दे आर टैकलिंग इट अंडर मॉडर्न स्लेवरी एक्ट, जिस पे ये कदम उठा रहे हैं ये रोकने के लिए। बट राइट नाउ ये चल रहा है कुछ। तो ऑलरेडी अगर कोई लोग फंस चुके हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन है अभी, कोई केस करके या एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कुछ ऐसा ऑप्शन? राइट, वो केस कर सकते हैं, दे आर एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल, दे आर लीगल रेमेडीज़। बट ये क्या होगा केस करके, एम्प्लॉयर आपको होम ऑफिस को ये बता देगा कि मेरे पास काम नहीं है बंदे के लिए, जो भी वर्कर है। होम ऑफिस को दे हैव टू नो देयर ऑप्शन जस्ट टू कर्टेल द करंट वीज़ा, और उनको कर्टेलमेंट नोटिस पे रखने का, जो कि 60 डेज़ मैक्सिमम आपको देता है कि आइदर फाइंड अनदर जॉब और टू लीव द कंट्री विद इन द 60 डेज़। तो मोस्टली केसेस में होता है जब आपको कर्टेलमेंट नोटिस में आ जाते हो तो आप 60 डेज़ आर वेरी लेस टू फाइंड अनदर स्पॉन्सर्ड जॉब, तो एंड ऑफ द डे आपको जाना पड़ता है। और विद इन ऐड करना चाहूँगा, कर्टेलमेंट नोटिस में आप यूके से बाहर चले गए, कॉमन ट्रैवल एरिया इंक्लूडिंग आयरलैंड, तो वो इमीडिएट हो जाता है, 60 डेज़ भी नहीं रहता। जैसे आपको नोटिस दिएगा 60 डे का, आप यूके से बाहर चले गए, यू वॉन्ट बी एबल टू कम बैक। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट से ही कि अगर अपना पोस्ट स्टडी वीज़ा ले लिया है, 2 साल कंप्लीट कर लिया और उनको कोई स्पॉन्सर जॉब नहीं मिला, तो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर द स्टूडेंट? राइट, ये पोस्ट स्टडी वीज़ा स्टूडेंट्स को मिलता है 2 साल स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को नहीं मिल रहा है तो ये एजेंट्स जो जिनके पास जाते हैं वो उनको कहते हैं असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो उनसे पैसे लेके उनकी फ़र्जी असाइलम एप्लीकेशन जो कि नहीं बनती तो भी ज़बरदस्ती लगा देते हैं पैसे लेने के चक्कर में। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, असाइलम आपकी तभी होती है अगर आपकी जान को खतरा है, देयर थ्रेट टू योर लाइफ इन योर होम कंट्री, और आपकी होम कंट्री में अथॉरिटीज़ हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट यू, ठीक है। ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग असाइलम, जिसे कहते हैं रिफ्यूज़ इन यूके, ठीक है। अनलेस आपके पास ऐसा कोई है नहीं बैक स्टोरी या एविडेंस है जो आपको बता सके कि आपकी लाइफ वाकई ही खतरे में है। इट कैन बी ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ योर रिलीजन, सेक्सुअलिटी और योर कास्ट, क्रीड, एनीथिंग, ठीक है। तभी आप असाइलम अप्लाई कर दो और तभी आप एलिजिबल होगे। अदरवाइज़ ये सिर्फ आप पे करोगे एजेंटों को और आपको एंड ऑफ द डे असाइलम कुछ नहीं होगा, यू हैव टू गो बैक। क्वेश्चन है जो मुझे अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले 2-3 लोगों ने पूछा हुआ है। वो ये बोल रहे हैं कि मैं केयर होम में काम कर रहा हूँ और मेरे को 40 आवर्स मिनिमम वर्क मिलना चाहिए और उसके हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। पर वो बोले कि केयर होम मुझे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को लाइसेंस दे दिया है, मेरे को सिर्फ 10 घंटे ही काम दे रहे हैं और बेसिकली उसके बेसिस पे सैलरी दे रहे हैं, और इसके बेसिस पे क्या मुझे ऐसा होगा कि ILR में प्रॉब्लम आएगी? पहला क्वेश्चन ये है। इसी के साथ एक साथ पे क्वेश्चन है कि अगर लास्ट ईयर में वो पूरे 40 आवर्स दिखा दें और सैलरी दे दें लास्ट ईयर में, लास्ट 6 मंथ्स में, तो इससे क्या आपको ILR मिलेगा कि नहीं? राइट, देखिए आप जब ILR चाहते हैं वर्क बेस पे, तो हर उसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया बना हुआ है इनकम का, तो आपको वो लेनी ही है। मतलब उसमें अगर आपको लेसर इनकम है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ILR। जहाँ आपको 10 आवर मिल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर वर्किंग जस्ट ए पार्ट टाइम, नॉट फुल टाइम। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, देन अगेन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ILR ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क रूट, क्योंकि आपको फुल टाइम काम करना है और मिनिमम क्राइटेरिया जो सेट किया हुआ होम ऑफिस ने, उतनी मिनिमम इनकम लेनी है साल में। अगर आप उतनी नहीं ले रहे तो यू कांट गेट ILR। इस केस पे उनको क्या करना चाहिए जिनको, क्योंकि उनको तो देखो कॉस्ट मिली है 40 आवर्स की, उनको तो कंपनी से मिला कि मुझे इतने पैसे मिलने वाले, पर अब एम्प्लॉयर नहीं दे रहे, तो क्या करना चाहिए? हाँ, यही मैंने स्टार्टिंग में यही कहा था। ये आजकल थोड़ा सा ये चल रहा है, एजेंट्स पैसे लेके वीज़ा लगा रहा है फ्रॉम इंडिया, कीनिया, अफ्रीका, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये आ रहे हैं केयर वर्कर्स। बट यहाँ पे इनको आके पता लगता है यहाँ पे काम ही नहीं है, इनके हाथ में वीज़ा लगा हुआ है, बट जहाँ एम्प्लॉयर ने, जिसके थ्रू स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर है, वो कहता है हमारे पास काम ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में आई वोंट से कि एजेंट्स या एम्प्लॉयर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो पैसे लेके इनके वीज़े लग रहे हैं, बट यहाँ पे दे आर जस्ट पता लगता है काम ही नहीं है, तो फंस जाते हैं। दे डोंट हैव मनी टू इवन गो बैक टू देयर होम कंट्री टू बाय द एयर फेयर। तो मैं इन सभी से अपील करूंगा, जब तक आपका कंफर्म नहीं है, पैसे दे के वीज़ा ना लगाएं। यूजुअली केसेस में यही देखा गया, जहाँ जहाँ आपने एजेंटों को पैसे दिए हैं वो लीगल या जेन्युइन वे नहीं होता, वो सिर्फ मिडल मैन को आप पैसे दे देते हो, जो कि सही रास्ता नहीं है, ठीक है। प्रॉपर रूट से आएँ, डायरेक्ट एम्प्लॉयर से बात करें, डायरेक्ट अपने पेपर वर्क करें।
don't get involved in any agents or तो sham agencies. आज की वीडियो के लिए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी विनीत मिस्टर ने। विनीत ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ये स्पेशली हमारे साथ आज हमें मिलने आए थे और हमने सोचा कि एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग शूट किया जाए, क्योंकि इनकी जो एक इनपुट है, जो इनके जो विचार है बोल सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनके पास ऐसे केस रोज आ रहे हैं, कम से हाँ। कम 10 केस तो रेगुलर उनको आ ही रहे हैं, हफ्ते में 20-30 केस तो आ ही रहे हैं, जो सिर्फ इमिग्रेशन और ये सब केसेस है। तो यही बोलना चाहेंगे कि इफ़ इन केस यू हैव एनी क्वेरीज और आप किसी एक्चुअल कहते हैं ना प्रोफेशनल की आपको राय चाहिए, तो मिस्टर वनीस से ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इनका जो है डिटेल्स वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इफ़ इन केस या फिर आपका कोई फ्रेंड्स फैमिली है जिनको ज़रूरत है इस टाइम पे, तो दे आर रेडी टू हेल्प। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। इट्स बीन अ ग्रेट मीटिंग यू एंड थैंक यू सौरभ फॉर द बीइंग अ गुड रिपोर्टर। एंड थैंक यू सो मच बीइंग अ गुड कैमरामैन। तो तो अभी कैमरामैन रिचा के साथ रिपोर्टर सौरभ एंड वनीत लॉगिंग ऑफ। तो आप लोगों you को for मिलते having हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ। बाय गाइस।